एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर पार्ट 2 जो हमने नहीं किया था उसको हम आज ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू ग्लाइकोलिसिस, अगर हमारे पास टाइम होता है तब, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोएनर्जेटिक्स और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को आपस में साथ पढ़ाने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल सके कि इसके अंदर जो फ्री एनर्जी चेंजेस होते हैं उनका क्या ताल्लुक है विद द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेज एक्टिविटी, राइट। ये चीज़ें मैं आप लोगों को पिछली स्लाइड के अंदर भी, पिछली बायोएनर्जेटिक्स की जो हमारी पार्ट 3 मैंने आपको करवाया था उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समराइज करवाई थी, लेकिन फिर उनको एक क्विक सा रिकैप दे देते हैं, जिसके अंदर यू ऑल नो कि लाइफ रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर कॉन्स्टेंटली एटीपी आर बीइंग जनरेटेड एंड दीज आर बीइंग यूज्ड अप। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, इसके अलावा हमारी जो आईज हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, दे आर आल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, जिस तरह जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम डाइजेशन हो रही है, इन तमाम मसल्स के अंदर एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, व्हिच मींस वी हैव अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस जिसके अंदर वी आर एबल टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द प्रोसेस जिसके अंदर either we gain electron or we lose electrons, either oxygen is gained or otherwise we can say that oxygen is lost. जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए या प्रोटीन हो गए, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर वी आर यूटिलाइजिंग देम, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन ए हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म, राइट। ये तमाम चीज़ें बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं या फिर जो प्रोटीन्स हैं, these are all used to produce a ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आगे जाके इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन इज बीइंग गेन्ड, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, एंड ऑल्सो ये हीट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। एंड देन वी हैव एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्चुअली जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को मिला के मेटाबोलिज्म कहा जाता है, जिसके अंदर कैटाबोलिज्म इज द ब्रेक डाउन एंड एनाबोलिज्म इज द सिंथेसिस। नाउ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, इसके अलावा हमारे पास लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल, दे आर आल्सो एबल टू प्रोड्यूस दिस एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल इन ए इनडायरेक्ट वे। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसकी जो ब्रेकडाउन होती है उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास मेन सोर्स है, यू कैन से कि दिस इज नॉट द मेन सोर्स, बल्कि ये हमारे पास वन ऑफ द सोर्स है जिसके थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। एंड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर बीइंग ब्रोकन डाउन पायरुवेट बनाएगा, TCA साइकिल में जाएगा, मुख्तलिफ साइकिल जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं, साइटोसोल से स्टार्ट होगा एंड देन इट्स गोइंग टू मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल। ये एटीपी मॉलिक्यूल, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या खास बात मौजूद होती है जिसकी वजह से इट इज एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन अ नंबर ऑफ पाथवेज। बहुत से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर ये तमाम प्रोसेस डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। सिंस एटीपी मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज्ड, इसके इनसे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास रिलीज हो जाता है, एंड दैट फॉस्फेट ये यहाँ पर जो शो किया गया है, दिस इज अगेन रीयूज्ड अप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। सो वी हैव एटीपी मॉलिक्यूल। सो द कंसंट्रेशन या कोई भी रिएक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में जाएगा, यूटिलाइजेशन की तरफ जाएगा या प्रोडक्शन के ऊपर जाएगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेशो या अमाउंट ऑफ ATP and ADP molecule that are present within the biological system. जब मैंने आप लोगों को एनर्जी के बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ाया, वहाँ पर मैंने आपको किया था which was the energy required to do any side work, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, this is the Gibbs free energy. इसके लिए एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी which was change in the Gibbs free energy, which is equal to change in enthalpy and total heat content जो हमारे पास और एंट्रोपी था उसके ऊपर था। यहाँ पर हमारे पास टोटल हीट कांटेंट है और वहाँ पर जो एंट्रोपी है मतलब मेजर ऑफ ऑर्डर या डिसऑर्डर है किसी भी सिस्टम के अंदर, और उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कांस्टेंट्स जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट दिखाया गया है टेम्परेचर का, यहाँ पर हमारे पास गैस कांस्टेंट दिखाया गया है। दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, और ये नॉट ऊपर होना चाहिए, नॉट GO, दिस इज E नॉट,
और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हमारे पास तब वो चेंज था जो एनर्जी के अंदर आता है या रिएक्शन के अंदर आता है जब द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, मतलब दोनों स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर मौजूद हैं। एट दैट पॉइंट वी कैन से कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के अंदर मौजूद है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमारे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एट दैट पॉइंट दिस वैल्यू ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब ये हमारे पास इक्वल होती है देन दिस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हम लोग पिछली बायोएनर्जेटिक्स पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, साथ में वी हैव नेचुरल लॉग और दिस वैल्यू आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दीज कांस्टेंट वैल्यूज। और ये कांस्टेंट वैल्यूज अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, दिस चेंज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फ्री एनर्जी चेंज है या जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, 0 है या पॉजिटिव है। ठीक है, in case of all the exothermic reactions जो कि energy produce करते हैं, the change is going to be less than 1 and it's going to have a negative value. जहाँ पर हमारे पास it is equal to 0, then we can say that the reaction is in equilibrium. ना ये forward है ना ये reverse है, rate of forward is equal to rate of reverse reaction. But if it has a positive, which means that the reaction is going to proceed in the reverse direction. लेकिन जो ये reaction क्या है, this is एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच मीन्स ये सिस्टम से एनर्जी को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी थी बेटे, 2 टाइप के रिएक्शंस थे विच आर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस थे जिनको हमें सिर्फ इनिशिएट करने के लिए धक्का लगाना एनर्जी देनी थी, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास वो थे विच कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एन इनपुट, जिनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है। दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर ऑल दोज रिएक्शंस दैट वुड प्रोसीड आइदर इन, जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसी वजह से भी हो सकता है, आयंस की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मेम्ब्रेन, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लो, तो मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम ए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होगी दिस इज गोइंग टू generate energy, and this is an example of a spontaneous reaction. ठीक है, जिसके अंदर हमें initially इस concentration को develop करना पड़ा। लेकिन if we want to move the ions, जहाँ पर concentration low है उसके against, concentration gradient के against, if you want to move the molecule across the plasma membrane, then this is going to be a non-spontaneous reaction जिसके अंदर we are going to input energy की हमें लगानी पड़ेगी और यहाँ पर जो delta G की value होगी, change in the free energy is going to be positive and it's going to be an endothermic reaction, while this which is spontaneous या फिर जो हमारे पास active transport है वो भी example है spontaneous reactions की, in which the change in the free energy is going to be a negative value. Okay, ये वो तमाम चीजें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। Now okay, यहाँ पर मैंने एक आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दिस वीडियो, इस वीडियो के अंदर बेसिकली दिखाया गया है कि हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विद इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में 2 तरह के हमारे पास रिएक्शंस हैं, वी हैव आइदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस और वी हैव एनाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर यू आपको नाम से पता चल रहा है जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, जहाँ पे reduced molecule की ऑक्सीडेशन हो रही है, we are able to produce energy. So these are exergonic reaction with a negative delta G. Change in energy is going to be negative. और दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं कि we are releasing carbon dioxide and water and ammonium. ये तमाम हमारे पास products हैं या by products हैं जो कि produce होते हैं। Result के अंदर we are able to generate ATP molecule. ये हमारे पास ATP molecule है जो कि inorganic phosphate से हमने generate किए हैं। मैंने आपको बताया था जब ये break down होगी तो inorganic phosphates हैं जो कि system के अंदर release होंगे। ये inorganic phosphate दोबारा utilize हो रहे हैं, reuse हो रहे हैं, recycle हो रहे हैं when we are doing the catabolism of any food product। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सोलर फोटॉन्स की जहाँ पर बात की जा रही है, दिस इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटो सिस्टम 1 था, फोटो सिस्टम 2 था। दीज बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्योंकि उनके अंदर एनर्जी चाहिए तो हम यहाँ पर हमारे केस के अंदर वी हैव इंजेस्टेड फूड, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और सोलर फोटॉन्स के अंदर वी हैव प्लांट्स।
एनीवे बेशक वो बैक्टीरिया हो, वो एनिमल्स हो या वो प्लांट्स हो, दे ऑल हैव टू फॉलो दिस साइकिल जिसके अंदर दे आर एबल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, एंड दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स। मैंने आपको, हमने जब कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ी थी उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट के बारे में हमने पढ़ा था कि दीज इनएनिमेट आयंस आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल अदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड आ जाते हैं, ग्लाइकोजन आ जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, एंड दीज आर ऑल under the cover of anabolic reactions, और anabolic reaction as the name indicate, क्योंकि हम फॉर्म कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, it's going to require energy, so these are all एंड्रोगोनिक रिएक्शन, या फिर वो रिएक्शन जो कि एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। सो दिस एटीपी मॉलिक्यूल इज बीइंग कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। सिंपल बायोमॉलिक्यूल से हम लोगों ने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स वगैरह जो बना लिए, these are all under the umbrella of anabolic reactions। मैं इसको प्ले नहीं करूंगी, ये आप सब लोगों ने देखी है। इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसकी वीडियो के अंदर they have told that we have this mitochondria, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर व्हाट वी हैव, यू नो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक इसके अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। यू ऑल नो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वी हैव दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर वी हैव तमाम वो एंजाइम चीज़ें मौजूद हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल मैं बनाती हूँ, दिस इज दी माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को अगर मैं फ्लैट करके सिर्फ इसका इतना सा हिस्सा बताऊं तो इसके ऊपर वी हैव प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच फाइनली ये इलेक्ट्रॉन दीज आर एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। वी हैव ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आउटसाइड एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कम होते हैं प्रोटॉन, जबकि हमारे पास जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, मतलब इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है, इसके अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई होती है, विच मीन्स इट हैज लोअर पीएच एंड इट हैज ए हायर पीएच। और इस पीएच ग्रेडियंट की वजह से वी आर एबल टू प्रोड्यूस ATP molecule by the activity of an enzyme which is called ATP synthase। ATP synthase क्या करता है, वो ये वाला प्रोसेस करता है by the help of the pH gradient which is generated by the transport of electron over these electron carriers in the inner mitochondrial membrane। ओके और इस तमाम एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जितने भी हमारे पास हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो सारा हमें हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है उसके अंदर बनता है, ठीक है। और इन तमाम के बनाने के बाद वी डेवलप एटीपी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिलीज्ड आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ये रिलीज होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल, एंड देन दे आर यूज्ड अप बाय द सेल्स एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर सेल्स, और इन ट्रांसपोर्ट के थ्रू वी आर एबल टू लाइक डू ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस ऑफ और हाइड्रोलिसिस, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को पता चल जाए कि एटीपी मॉलिक्यूल बेसिक इसके कंपोनेंट क्या है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। As I told you कि the ATP molecule it has 3 component। एक इसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट वाला पार्ट मौजूद है, 3 इसके अंदर फॉस्फेट्स मौजूद हैं। देन वी हैव दिस शुगर मॉलिक्यूल, हमारे पास इसके अंदर एक राइबोस शुगर है। देन वी हैव दिस नाइट्रोजनस बेस हमारे पास मौजूद है, एडेनिन जिसको हम कहते हैं। दिस एडेनिन बेस अलॉन्ग विद ये यहाँ पर दिस इज लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज सो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देन दिस एडिनोसिन मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीजन। ये एस्टर बॉन्ड है। एस्टर बॉन्ड आप समझते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हिच इज लिंक्ड विद टू अदर एनी अदर किसी भी दो मॉलिक्यूल के साथ जब ऑक्सीजन लिंक्ड होता है इस तरह, दिस इज कॉल्ड ए एस्टर, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट मौजूद है और इसके अंदर यू सी देयर इज अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हियर, सो वी हैव ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं। दिस इज अ वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। दिस इज कनेक्टिंग अ राइबोस शुगर विद द फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ये बॉन्ड है, दिस इज दी phosphoester bond, ठीक है। एंड देन वी हैव फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लिंक्ड। 3 मैक्सिमम फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसके साथ लिंक हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इसकी जो स्टेबल फॉर्म होती है ये एटीपी मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर स्टेबिलिटी हमारे पास वी हैव एडीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल वन अमंग दीज 3। और ये एटीपी मॉलिक्यूल इसके मुकाबले में लेस स्टेबल इस वजह से बिकॉज इट इज हाइड्रोलाइज्ड रेडली फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सिस्टम। जहां पर सिस्टम में एनर्जी चाहिए होगी वहां पर दिस एटीपी इज रेडली
hydrolyzed and produce an ADP molecule. ADP molecule is more stable as compared to adenosine monophosphate molecule. That's why you see कि ADP मॉलिक्यूल जो होता है ये ब्रेक डाउन होके AMP नहीं बनाता, अपना ये वाला सेकंड वाला फॉस्फेट नहीं देता. When we are अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो we have phosphoanhydride bond here. ये phosphoanhydride bond हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. This is phospho ये हमारे पास इसके अंदर एस्टर बॉन्ड है और ये एनहाइड्राइड बॉन्ड है. This bond which is indicated by red, this is much stronger. Simple covalent bond है, लेकिन because of the presence of the oxygen molecule which is a highly electronegative element, जिसकी वजह से जो shared pair of electron है, this is more attracted towards this one. ठीक है, आप लोगों को मैंने शायद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके, आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. इसके अलावा मैंने आपको शायद स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में बताया था. स्टीरिक हिंड्रेंस की मैं आपको बताने के लिए मैं आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल वी हैव ए सेंट्रल एलिमेंट, एक सेंट्रल एलिमेंट है, उसके पास and then we have oxygen. For example, this is hydrogen and this is oxygen. Oxygen के अंदर you see कि one pair of electron है जो कि इसके अंदर share हो रहा है. It has other pair of electrons which are not being shared. ठीक है, these electrons, ये electron space के अंदर क्योंकि they have negative charge, इन्होंने एक area को cover किया होता है. ठीक है, this is negative and we all know कि जो negative charges हैं वो एक दूसरे को repulse करते हैं. नेगेटिविटी की वजह से दिस प्रोटॉन कैरीज ए पोलर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है. ये इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट होती है. अलोंग विद दैट ये हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, इनको कहते हैं जी बॉन्ड पेयर, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द बॉन्ड. जबकि जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इसके ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को या उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, दे आर कॉल्ड लोन पेयर. लोन, ये लव बन गया, दिस इज एन लोन पेयर. ठीक है जी, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको अपनी स्पेस चाहिए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से वी हैव दिस सेंट्रल, हम कह देंगे कि इसके पास एक ये पूरा रीजन, this has a partial negative charge, partial को ऐसे represent किया जाता है. ये this has a partial negative charge and this region also has a partial negative charge. ठीक है जी, partial negative charge. ये एक दूसरे को repel कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो repel करने वाली जो ability है जिसको steric hindrance कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये electronic cloud की वजह से, lone pair of electron की वजह से this oxygen is repelling this one. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को repel कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. सिमिलरली ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे मौजूद है, बहुत एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दूर दूर हो जाओ मेरे से. ठीक है, अब वी सी कि यहाँ पर वी हैव ऑक्सीजन, यहाँ पर अल्टरनेटिवली ऑक्सीजन मौजूद है और ये पूरा जो नेगेटिव चार्ज है, ऑल्दो जिसके फॉस्फेट जो है इसके ऊपर इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज बट इट इज वेरी लेस, पार्शियल चार्ज है. और यहाँ पे चार्ज दिखाए इसलिए नहीं जाते बिकॉज देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड जो कि ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन लोन पेयर की वजह से दीज आर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंदर मौजूद है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लास लेने का मूड नहीं हो रहा और मैं क्लास के अंदर 10 बच्चों को बिठा लेती हूँ और मैं कहती हूँ मैं 1.5 घंटे तक क्लास लूंगी, आपको कितनी बेचैनी हो रही होती है कि मैडम छोड़े हमें, हम बाहर जाएं. ठीक है, या फिर आपका कोई जो दोस्त है वो बाहर आपको बुला रहा है और आप जो उनसे ना वो अपसेट हो रहे हैं कि मुझे किसी तरह ये क्लास खत्म हो, मुझे मैं बाहर जाऊं. इसी तरह ये these oxygens are bound with this phosphate group in this ATP molecule. लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट है. ये सिचुएशन टाइट किस वजह से है? नेगेटिविटी की वजह से है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की आपस में रिपल्शन की वजह से, या हम कहते हैं स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से है. इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है, ये डबल बॉन्ड भी क्या होता है कि यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ इन तमाम डबल बॉन्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि शेयर हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि दिस इज मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ पे आता है, फिर दोबारा जंप करके वापस जाता है. उसको समझ नहीं आती कि मैं इधर रहूँ या उधर. उधर उसको रहना पड़ता है अपने कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, यहाँ पर उसको आना पड़ता है नेगेटिव चार्ज की वजह से. ठीक है, समझ रही मेरी बात कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि इसके साथ शेयर हुआ है, ये बेचारा कंफ्यूज्ड होता है, कहता है यहाँ मैं बॉन्डेड हूँ, मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन उसको ये पसंद भी है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से वो उसको खींच भी रहा है अपनी तरफ, इस वजह से वो बेचारा इधर उधर दौड़ता रहता है. तो दिस बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. है भी और नहीं भी है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू जो कि इस ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है. ओके, अब ये नेगेटिव वैल्यू जो ऑक्सीजन में मौजूद है, ये भी यहाँ पर ये चक्कर भी चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन इज रियली बैड.
मतलब इसको चांस मिल जाए ना जरा, फॉर एग्जाम्पल एकदम मैडम का फोन आ जाए तो बच्चा जो सा बाहर दौड़ जाए, इसी तरह अगर इस ऑक्सीजन को चांस मिल जाए तो वो फौरन इस बॉन्ड को तोड़े। ओके, तो ये जो इंसान बेटे यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की सिचुएशन के अंदर मौजूद होते हैं, एंड दे बिकॉज दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज प्रेजेंट इन ए ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है, दिस बॉन्ड इज ए हाई एनर्जी बॉन्ड। तो होता क्या है जी कि ये हमारे पास अगर वी हैव ए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है, इसको मिल जाता है चांस, ये इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ता है, ठीक है, एंड ये लो जी अपना आप ऑक्सीजन ले लो, मैं जा रहा हूँ। ये वाला जो हमारे पास पूरा ग्रुप है, this molecule along with one of the hydrogen, ठीक है, हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ना हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है। रिजल्ट के अंदर ये हमारे पास ये पूरा का पूरा ग्रुप इसमें से ट्रांसफर हो जाता है। मैंने आपको ग्रुप ट्रांसफर के बारे में बताया था, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होना है। अब ये जो हमारे पास ग्रुप इसमें रिलीज होता है, ये इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, मतलब आइसोमेरिक फॉर्म्स दो तरह की होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ रेजोनेंस के अंदर पाई जाती है। रेजोनेंस आप समझते हैं ना क्या होता है? रेजोनेंस मतलब एक बैलेंस के अंदर पाई जाती है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन ये है और उसकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ये है, कभी फॉर्म ये मौजूद होती है, कभी फॉर्म ये होती है, डिपेंडिंग अपॉन के वहां पर सिचुएशन क्या है, राइट। तो होता क्या है कि वी हैव दिस, ये देखिए यहाँ पर ये चार्जेस मौजूद हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्शियल मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों के बीच में, सबके बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसके साथ मौजूद ये जो हाइड्रोजन है, ये इसकी ज्यादा स्टेबल फॉर्म ये है कि ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर, ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म के अंदर दिस इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस विद ईच अदर। ओके, ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारे पास रेजोनेंस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। देन वी हैव एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद था, और ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ मौजूद है, दिस इज ऑल्सो, ये जो हमारे पास ये प्रोटॉन्स यहाँ पे ये मौजूद हैं, ये वाले प्रोटॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास दे कैन रिएक्ट विद दिस वन एंड रिजल्ट इन दी, यहाँ से क्या होगा कि जी हाइड्रोजन जो सा होगा, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये भी इस तरह इसमें से रिलीज हो सकता है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इन दिस हाइड्रोजन, दिस कैन बी प्रेजेंट आइदर इन फ्री हाइड्रोजन फॉर्म के अंदर मौजूद हो सकता है, और इसके साथ अटैच्ड भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर आप देखें वी हैव ए 2 नेगेटिव चार्ज एंड देन वी हैव ए 3 नेगेटिव चार्ज, दिस इज आइदर व्हेन इट इज, ये भी दोनों के साथ एक रेजोनेंस फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं, वेदर इसके साथ प्रोटॉन साथ में अटैच्ड है या नहीं अटैच्ड है, मतलब आयनिक फॉर्म में और कोवलेंट, फुल कोवलेंट फॉर्म के अंदर दीज टू फॉर्म्स कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो सी वो कदरे कम हो जाती है, मतलब ये कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से, जो ये मतलब पहले 3 बंदे बैठ के लड़ रहे थे, अब 2 बंदे बैठ के लड़ रहे हैं, ठीक है, for more space in the biological system. So that is why we have a ADP molecule which can have a like -3 या फिर -2, which is more stable as compared to adenosine triphosphate molecule. Along with that, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू लिखी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू लिखी है मैंने, which is -30 किलो जूल्स पर मोल। अब ये वैल्यू, दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। अगर हम तीनों बॉन्ड्स के लिए कैलकुलेट करें तो यू कैन सी कि देन वी हैव अराउंड 90 के करीब हमारे पास किलो जूल्स ऑफ एनर्जी हर एक इन तीनों बॉन्ड की पाई जाएगी। दिस इज थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। एक्चुअली क्या होता है कि जी एक्चुअल हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, ये अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देखें तो इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम द एनर्जी पर फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड इज अराउंड 60 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। ये जो एनर्जी यहाँ पे 35 हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में इट कैन बी अराउंड -60। तो आप इसको कर लेंगे 6 3 18, तो 180 किलो जूल्स की वहां पर टोटल एनर्जी, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर टू ड्राइव अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलोंग विद दैट वी आल्सो हैव ये जो हमारे पास प्रोसेस है जो हाइड्रोलिसिस का, जिसके अंदर ये मैंने आपको बताया कि ये जो रिलीफ दे रहा है टू द चार्ज रिपल्शन, इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मैग्नीशियम के ऊपर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, और ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है, इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। दिस इज दी मैग्नीशियम के बारे में आपने ये भी याद रखना है कि हमारे ज्यादातर बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कोफैक्टर के तौर पे ये काम करता है, राइट। ओके,
देन हियर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जी ये जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस हैं, ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हो। यहाँ पर आप देखिए वी हैव, मैंने दो यहाँ पे एक वन स्टेप रिएक्शन लिखा हुआ और एक यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया। वो क्या रहा है कि स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक जो रिएक्शन का रेगुलेशन जो उसमें क्या है जी कि हमारे पास जो सेल है उसके पास ये आता है जी हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी की डिमांड बढ़ी है, कोई एक्टिविटी हो रही है, रिजल्ट के अंदर क्या होता है एटीपी यूटिलाइज होते हैं, एटीपी से हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स और साथ में हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस। और ये हमारे पास जो एनर्जी जब हमारे पास बाहर से आती है, सप्लाई आती है, तो क्या होता है कि ये हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, फ्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी। अगर इसको मैं एक किसी एक के साथ एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ग्लूटामेट मॉलिक्यूल देखें, ग्लूटामेट मॉलिक्यूल अंदर एक अमाइनो मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहा है, ग्लूटामीन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज ए ग्लूटामेट और ग्लूटामीन, ग्लूटामेट इज ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन ये दोनों हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेशन के अंदर भी हैव एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज बीइंग यूज्ड अप और रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस ए ग्लूटामीन मॉलिक्यूल। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल जब इसके अंदर आके यूटिलाइज होता है तो रिजल्ट में इसका जो लास्ट फॉस्फेट था, जो पिछला हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ा है, ये वाला जो हमारे पास ये वाला फॉस्फेट है इसके अंदर, दिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल का पूरा जो ग्रुप है दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो सा वो ट्रांसफर होके यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाता है जहां पर इसने नया रिएक्शन बनाना है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन विच इज कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने वहां पे एटीपी मॉलिक्यूल के साथ अपना तोड़ा और यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना दिया। रिजल्ट के अंदर यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप बना है दिस इंटायर ग्रुप, ये पूरा जो हमारे पास ग्लूटामेट मॉलिक्यूल है, ये असल में फॉस्फेट ग्रुप और अपने एंजाइम, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर एमिनेशन, इसके ऊपर अमाइन ग्रुप के एडिशन के अंदर उसके साथ एसोसिएट होता है। तो ये इंटायर ग्रुप दिस इज मतलब ये इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स लिंकेज विद द एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होता है इस तमाम रिएक्शन के अंदर। सो वी हैव दिस एंजाइम, और यहाँ पर आप देखिए कि आफ्टर दिस ये हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ये जो कार्बन होता है, दिस बिकम्स मोर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ दिस एंटायर negatively charged entity with it which is bound to the enzyme which is responsible for this reaction for the attack या attachment of a amino group, as a result of which ये amino group यहाँ पर आके bind करता है, inorganic phosphate molecule is released, oxygen is released and then we are able to produce a glutamine molecule। so ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर one step reaction दिखाया जा रहा है। इस one step reaction के अंदर actually what we have ATP molecule की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किस तरह हो रहा है, पहले पूरा फॉस्फेट का जो ग्रुप है ये जाके हमारे इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है अलोंग विद इट्स एंजाइम, इट्स क्रिएटिंग ए नेगेटिव हाई नेगेटिव चार्ज ओवर इट, जिसकी वजह से वी हैव इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव ग्रुप जो है ये इट गेट्स अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। एज ऑफ इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो हमारा एंजाइम है ये इस फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देता है एंड देन दिस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास ये टू स्टेप ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है ये होता है हमारे ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस के अंदर, लेकिन कुछ हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिनके अंदर हमें फौरी तौर पे एनर्जी चाहिए और हम इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ना चाहते कि एंजाइम आए उसके साथ हमारा फॉस्फेट बाइंड करे, फॉस्फेट बाइंड करने के बाद अपनी जो जहां पर उसने अटैक करना है, नए ग्रुप को अटैच करना है, उसके साथ जाके ये बाइंड करे और उसके बाद जो सा ये तमाम प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, नॉट अ लॉट ऑफ टाइम बट स्टिल हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, फौरी तौर पे एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो आउट, आप गली में गए और वहां पर कोई कुत्ता खड़ा था और वो एकदम आपके पीछे लग गया, तो आपको फौरी तौर पे एनर्जी चाहिए ताकि आप भाग सकें, आपकी टांगों में एनर्जी होनी चाहिए और वो होगी बाय द हेल्प ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। या फिर जब हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, आरएनए की मैसेंजर आरएनए की हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही होती है, इन तमाम प्रोसेसेस, ये 30 प्रोसेस आर रियली फास्ट, और उन प्रोसेस को चलाने के लिए वी नीड क्विक एनर्जी, हमें रेडीमेड फौरी तौर पे एनर्जी चाहिए। और उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास वी हैव एटीपी मॉलिक्यूल एंड आल्सो जीटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल जीटीपी मॉलिक्यूल दोनों इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं एंड दीज मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज रेडिली, ये फौरी तौर पे अपना एक फॉस्फेट रिलीज कर देते हैं और रिलीज करने के बाद ये क्या करते हैं कि एनर्जी को प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वी सी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, के पीछे कुत्ता लग गया एंड देन यू हैव टू रन, तो रन करने के लिए यू नीड एनर्जी इन योर मसल्स, और उसके लिए क्या होगा कि ये नहीं होगा कि हमारे लिवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके वो ग्लाइकोलिसिस करेगा,
पहले जी हमारा वो हार्मोन रिलीज होगा एपिनेफ्रीन, और एपिनेफ्रीन क्या करेगा, जाके लिपिड या जो फैट है और या जो ग्लूकोज है उनकी डिग्रेडेशन जो है उसको फौरी तौर पे स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद वो आपके मसल्स के पास एटीपी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आप ये काम करेंगे। होता क्या है कि यू आर breathing heavily when you are running around, and then this ATP molecule is readily being hydrolyzed। ये फौरी तौर पे you see ये हमारे पास ये डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई गई है आपके मसल्स की सेल की। मसल्स को हम मसल के जो सेल्स होते हैं उनको हम मायोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मसल्स के जो सेल्स हैं, ये मसल्स के सेल के अंदर ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स इनको कहा जाता है क्योंकि गुआनिडीन न्यूक्लियोटाइड से ये हमारे पास कपल्ड होते हैं। ये यहाँ पर CR GPCR जो लिखा हुआ है, दिस इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो उनसे ये हमारे जो सेल्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाने वाले सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करते हैं, इनको जैसे ही सिग्नल मिलता है, हमारा हार्मोन रिलीज होता है, वो फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन जो कि किडनी से रिलीज होता है, एपिनेफ्रीन, दिस इज रिलीज्ड एज रिजल्ट ऑफ व्हिच इसके अंदर ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो रीजन्स होते हैं इनके अंदर आता है ये चेंज। और इस चेंज में आने की वजह से क्या होता है कि द एटीपी मॉलिक्यूल और जीटीपी मॉलिक्यूल दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। इनका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फौरी तौर पर रिलीज होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू एडीपी मॉलिक्यूल या जीडीपी मॉलिक्यूल। और रिजल्ट में जो इफेक्टर्स हैं वो फौरी तौर पर इस एनर्जी को यूटिलाइज करके दे प्रोवाइड यू एनर्जी टू रन। ओके अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी पिछली स्लाइड के अंदर। ओके ये काफी गंदी हो गई है लेकिन स्टिल यहाँ पर वी हैव दिस ये जो फर्स्ट फॉस्फोएस्टर हमारे पास फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमारे पास जो मौजूद है, इसके साथ जो फर्स्ट फॉस्फेट मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड बीटा फॉस्फेट, और थर्ड वाला इज गैमा, ठीक है। और ये गैमा फॉस्फेट का जो ब्रेकेज है, दिस इज मोर वल्नरेबल एज कम्पेयर टू बीटा एंड अल्फा। और ये बीटा और अल्फा वाला जो हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल है, this molecule is more stable as compared to adenosine triphosphate molecule। okay then okay ये हो गया। then we have okay यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है बेटे बायोलुमिनेसेंस की। आप लोगों ने फायरफ्लाइज देखे होंगे। I don't want to play this video but okay I don't know it's being played or not। नहीं हो रही। anyway ये हमारे पास जो वीडियो बेटे इसके अंदर okay राइट आई डोंट नो मैं इस पे लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती। एनीवे यहाँ पर बेटे ये जो वीडियो है ये आपको फायरफ्लाइज के बारे में बता रही है। फायरफ्लाइज ये जो जुगनू होते हैं जो रात को आपको नजर आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लाइट होती है ये डिफरेंट कलर्स की होती है, ठीक है। और ये दिन के अंदर भी ग्लो करते हैं बट क्योंकि दिन के अंदर रोशनी ज्यादा होती है तो इस वजह से हमें नजर नहीं आते। इसका जो ये हमारे पास रिएक्शन है फायरफ्लाइज के अंदर जो लाइट की प्रोडक्शन है, इस फिनोमेना को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। और ये भी प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये लाइट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस ये रिक्वायर करता है लॉट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस। में होता क्या है कि ये जितने भी हमारे पास ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है, ये सिर्फ जुगनू में नहीं बल्कि और बहुत सी स्पीशीज है जिनके अंदर पाया जाता है। सो इसके अंदर होता क्या है कि दे हैव ए केमिकल जो कि एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज कॉल्ड ल्यूसीफेरिन, ठीक है। यू सी COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी अटैच हो सकता है या इट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज या फिर दिस फॉर्म या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लीजिए। ल्यूसीफेरिन हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके साथ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करता है, वही ग्रुप ट्रांसफर वाला। यहाँ पर आप देखिए कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना एक हमारे पास इसमें रिलीज हो रहा है, ठीक है। बाकी जो एडीपी मॉलिक्यूल था जिसके अंदर भी हैड एडिनोसिन मॉलिक्यूल, राइबोस शुगर विद ये देखिए 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसके अंदर दिस इज द अल्फा फॉस्फेट, ये जाके हमारे पास इस ल्यूसीफेरिन केमिकल के साथ इस कार्बोक्सिलिक के साथ इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस हाइड्रोजन जिसके अंदर ये जो हमारे पास दिस मॉलिक्यूल ये इसमें से रिलीज हो जाता है। एंड देन ये हमारे पास इसके अंदर रिलीज होने के बाद वी हैव अ लूसीफेराइल ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये एडिनाइलेट जो इंसान है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये दिस इज आल्सो एन एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन ये एडिनाइलेट एसिड है। और ये एसिड जो सा होता है ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है, फिर ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। लूसीफेरेज हमारे पास एंजाइम है जो क्या करता है कि इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एक तो इसके अंदर से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दूसरा इसमें से ये कार्बन वाला जो पार्ट है इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, वी हैव ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन
और इस प्रोसेस के दौरान जब ये हमारे पास ये वाला पार्ट इसमें से टूटता है, ये वाला पार्ट, इट जनरेट्स एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी जब हमारे जनरेट होती है, वी आर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीलूसिफेरिन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीलूसिफेरिन मॉलिक्यूल साइक्लिक रिएक्शंस के थ्रू वापस लूसिफेरिन जो है इसको जनरेट कर सकता है। अब ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस जो कि फायरफ्लाइज के अंदर पाई जाती है, विच इज ब्यूटीफुल फिनोमेना। और ये हमारे पास जो लाइट मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट इंटेंसिटीज की, डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा है। हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक मॉलिक्यूल का मजीद एडिशन या इसके अंदर किसी किस्म की जो आइसोमेरिज्म है अगर वो प्रोड्यूस होगी, फॉर एग्जांपल दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ गेट रिप्लेस्ड एट दिस पोजीशन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इसकी वजह से क्या होता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है और उसका जो कलर है दैट गेट्स चेंज्ड। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लुमिनेसेंस जो कि हमने एटीपी हाइड्रोलिसिस के जरिए पढ़ी इन केस ऑफ फायरफ्लाइज। ओके, ये हमारे पास इंटायर पार्ट था बायोएनर्जेटिक्स पार्ट 2 का। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर आई हैव टोल्ड यू अबाउट एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी के जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस हैं, किस तरह एनर्जी के अंदर ये यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटे आप लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ के आओगे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद वी आर गोइंग टू डू टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल, हाउ एसिटाइल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इट्स गोइंग टू बी ये आपका बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट 3 होगा, एंड देन बायोएनर्जेटिक्स का आई थिंक वी हैव पार्ट 4 एज वेल। आप वो दोनों चीजें पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। वी आर गोइंग टू डू दैट। मंडे को वी आर गोइंग टू हैव अवर लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी के लिए लेट मी जस्ट चेक कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल मौजूद है। ओके ओके, लेट मी जस्ट चेक। ओके, so we have teams, no, files, class materials, ओके, लैब को आप खोलेंगे। ओके, लैब के अंदर आप क्या करेंगे बेटे, मंडे को वी आर गोइंग टू डू सम कैलकुलेशंस हम करेंगे, जो आपको मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराई है वो वी आर गोइंग टू डू दैट। अलॉन्ग विद दैट बेटे आप क्या करके आएंगे कि ओके ये चीजें आप लोग देख चुके हैं, मेरे ख्याल से देख चुके हैं, डाइल्यूशन सीरियल डाइल्यूशन देख चुके हैं। मैम Yes, मैंने no? पहले आपसे बात की थी कि वो दोबारा करवा दे। जी जी बेटे, वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना जो हम करेंगे, ठीक है, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगी। देन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके अंदर जो नंबर 11 है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको आप देख के आइए, ठीक है। दिस इज 11, यीस्ट फॉर्मेशन, ये चीजें आपने नहीं करनी। यू आर गोइंग टू लुक एट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस वाले के ऊपर आप लोग जाएंगे। यू आर गोइंग टू वॉच दिस वन। ये प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे वर्चुअली, और इसके अलावा हम लोग लैब, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द लैब, ठीक है। हम यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डू देम। ओके, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बाकी टाइम में वी आर गोइंग टू डू दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको आप एक दफा देख के आएंगे। ओके, दिस इज अ वर्चुअल लैब। आप इसको क्लिक करोगे, द लैब इज गोइंग टू ओपन, एंड देन यू विल बी एबल टू सी के आपने इसमें करना क्या है। सिर्फ आप ये करके आओगे, उसके बाद जो इसके एंड के ऊपर एक्टिविटी है वो मैं आपको आई मीन आई हैव सम एक्टिविटी फॉर यू जो कि आप प्रैक्टिकली करोगे, जिसके अंदर वी आर आल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी क्लास, आपका कोई क्वेश्चन है बेटे, यू कैन आस्क मी। नो मैम। नो, ओके, तो आप लोग बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट 3 के अंदर और पार्ट 4 आप देख के आएंगे। पार्ट 3 के अंदर जो पार्ट हम कर चुके हैं वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, वहां पर हम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू लुक एट बायोएनर्जेटिक्स पार्ट 4। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लैब के अंदर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो पार्ट है उसको देख के आएंगे, हम उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और जो मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी थी वो भी हम सॉल्व करेंगे ऑन मंडे इंशाल्लाह। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आपकी जो रिकॉर्डिंग है इट विल बी अवेलेबल